मूवी की शुरुआत में एक स्कूल गर्ल लिन को दिखाते हैं। उसके डैड की इनकम कुछ ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो लिन को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं और इस स्कूल में एडमिशन मिलने के लिए वो वहाँ के हेड मिनिस्टर को बता रहे होते हैं कि लिन एक ब्राइट स्टूडेंट है, प्रीवियस स्कूल में उसने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। जे कहकर उनको सभी डिटेल बता रहे होते हैं। तब हेड मिनिस्टर उनसे कहती है कि आपकी बेटी को हमारे स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लिन से पूछते हैं क्या तुम इस स्कूल में पढ़ना चाहती हो। इस पर लिन जवाब देती है नहीं। तब हेड मिनिस्टर पूछती है कि तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना है, क्या ये स्कूल तुमको खराब लगता है। लिन जवाब देती है नहीं, वो बात नहीं है, मेरे डैड की इनकम बहुत कम है और वो बहुत ही मेहनत करके कमाते हैं। अगर मैं इस स्कूल में पढ़ूंगी तो लगभग साल में 1.5 लाख रुपीज खत्म हो जाएंगे। तब हेड मिनिस्टर कहती है कि नहीं नहीं, 1.5 लाख नहीं, इस स्कूल की फीस लगभग 1,20,000 है। तब लिन उसके सामने अपने दिमाग में एक लंबी कैलकुलेशन करती है और वो भी कोई बिना पेपर पेन यूज किए हुए। अब ये सुन के हेड मिनिस्टर उससे सरप्राइज होकर कहती है कि तुम सच में एक ब्राइट स्टूडेंट हो और हम तुमको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं और हम आपसे कोई फीस भी चार्ज नहीं करेंगे, इसलिए तुम अब इस स्कूल में बिना किसी टेंशन के पढ़ सकती हो। और ऐसे करके उस स्कूल में लिन को एडमिशन मिल जाता है। उसे स्कूल में एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम ग्रेस है और ग्रेस पढ़ाई में कमजोर भी होती है। एक दिन उनको एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाते हैं। लिन उन क्वेश्चनों को ग्रेस को एक्सप्लेन कर समझाती है। एग्जाम में पता चलता है कि असल में एक टीचर ने प्राइवेट ट्यूशन में उस क्वेश्चनों को लिख दिया होता है और ग्रेस भी उसी ट्यूशन में ही जाया करती थी। लेकिन लिन के उस क्वेश्चनों को कई बार एक्सप्लेन करने के बावजूद भी ग्रेस के दिमाग में कुछ भी नहीं आता। एग्जाम के चलते समय वो कुछ भी नहीं लिख पाती। उसे देखकर लिन उसकी हेल्प करना चाहती है। अब एग्जाम में ABCD ऑप्शन आते हैं और सिर्फ एक ही ऑप्शन मार्क करना होता है, इसलिए लिन सभी आंसरों को मार्क कर देती है और एक रेजर पर लिख देती है। फिर उस रेजर को अपने शूज में डालकर उसके डेस्क की तरफ पैर से फेंक देती है। ग्रेस भी उनको देखकर अपने आंसर कर लेती है। ग्रेस अपने शूज को उसकी तरफ फेंक देती है, लेकिन वो शू वर्किंग स्पेस में जाकर रुकता है और फिर टीचर के देखने से पहले ही लिन उठकर उस शूज को पहनकर आंसर शीट सबमिट करवा देती है। फिर क्लास के बाहर आकर ग्रेस उसको थैंक्स बोलती है और ग्रेस का लवर पेट भी उसको थैंक्स बोलता है और पेट उसको एक पेमेंट भी देता है, पर वो पेमेंट लेने से इनकार कर देती है। फिर उसे एक सच पता चलता है कि इस स्कूल में उसको एक स्कॉलरशिप तो मिली है, लेकिन उसके डैड फीस दे रहे होते हैं और इस बात की खबर लिन को नहीं होती है। ये बात पता चलते ही लिन को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसके डैड की इनकम बहुत ही लो है। ये सब वो कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब कुछ सोचकर वो पेट के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और पेमेंट ले लेती है। पेट उससे कहता है कि मेरे 5 फ्रेंड हैं, एग्जाम में हमें तुम्हारी मदद चाहिए और वो सब एक सब्जेक्ट के लिए 3,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं और हर साल में 12 सब्जेक्ट होते हैं। सोचिए अगर एक सब्जेक्ट के लिए उसे 3,000 मिल रहा है और उन स्टूडेंट को हेल्प करने के बाद उनको लाखों रुपए मिलेंगे और इस तरह से उसके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ते जाते हैं। इन स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए वो एक नई तकनीक का यूज करती है, उसका नाम है पियानो टेक्निक। अब पियानो क्लास के नाम पर वो उन स्टूडेंट को अपने घर बुलाती है। उन्हें अपनी उंगलियों से ABCD की कौन सा सही ऑप्शन है ये समझाने के लिए पियानो यूज करती है और इस प्लान के मुताबिक एग्जाम के दिन उन्हें लिन की फिंगर की मूवमेंट को यूज करके सही आंसर को मार्क करना होगा। अब एग्जाम पास आ जाता है और उसी स्कूल में बैंक नाम का एक नया स्टूडेंट स्कूल को ज्वाइन करता है और वो भी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है। तब उसका फ्रेंड उसको कहता है कि तुम एग्जाम में मुझे अपनी आंसर शीट दिखाओ, लेकिन इसके लिए बैंक मना करके चला जाता है। अरे इसने लिन को ऑलरेडी पैसे दे रखे होते हैं, लेकिन इसको फिंगर मूवमेंट का फंडा समझ नहीं आता, इसलिए वो बैंक से हेल्प मांगता है। वो बैंक के मना करने के बावजूद भी उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ये है कि लिन के फिंगर मूवमेंट को समझना होगा और ये सब बैंक को भी पता चल जाता है। एग्जाम के समय टीचर कहती है कि इस साल क्वेश्चन 2 सेट में आएंगे, तुम में से किसी को सेट A का क्वेश्चन मिलेगा और किसी को सेट B का। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। लिन को सेट B क्वेश्चन मिलता है और वो इशारे से कहती है कि अब वो सेट B के क्वेश्चन को बताने वाली है। स्टूडेंट भी सेट B के क्वेश्चन को लिन की फिंगर को देखकर मार्क करने लग जाते हैं। ग्रुप के सभी स्टूडेंट एक साथ आंसर शीट को सबमिट करवाने चले जाते हैं। अब टीचर के सामने कई स्टूडेंट होते हैं तो लिन तभी बगल में बैठे स्टूडेंट का क्वेश्चन शीट ले लेती है, क्योंकि उसको सेट A के क्वेश्चन मिले होते हैं। वो अपनी आंसर शीट उसको दे देती है। अब वो सेट A के सही आंसरों को वर्क आउट करके फटाफट मार्क कर देती है और एग्जाम का टाइम समाप्त होने से पहले वो सभी को आंसर बता देती है और स्टूडेंट भी उसको नोट कर लेते हैं। तब बगल वाला स्टूडेंट उससे पूछता है कि तुम्हारी आंसर शीट पर तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखा है, क्या मैं अपना नाम उस पर लिख दूं। अब लिन कहती है कि नहीं नहीं, उसको ब्लैंक ही रहने दो। एग्जाम समाप्त हो जाता है तो टीचर उनसे आंसर शीट कलेक्ट करते हैं। एग्जाम हॉल के बाहर बैठी लिन के पास टीचर लाकर कहता है कि तुमने अपनी आंसर शीट पर नाम क्यों नहीं लिखा, इसमें अपना नाम लिख कर दो। और उसी समय हेड मिनिस्टर भी लिन को बुलाती है। लिन घबराकर हेड मिनिस्टर के पास जाती है और वहाँ पर उसके बगल वाला स्टूडेंट भी होता है और वो मिनिस्टर लिन से पूछते हैं क्या तुमने इसके आंसर कॉपी किए हैं। लिन कहती है नहीं और उस स्टूडेंट को पूछने पर भी वो नहीं कहता है। तब बैंक कहता है कि नहीं मैडम, असल में इसने आंसर दिखाने के लिए मुझसे हेल्प मांगी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, पर इसने उसके आंसर को कॉपी कर लिया है।
और फिर हेड मिनिस्टर दोनों के क्वेश्चन और आंसर शीट को चेक करती है। वो देखती है कि दोनों को अलग अलग क्वेश्चन सेट मिले हैं। टीचर हेड मिनिस्टर से कहती है कि आंसर अलग अलग हैं, ये दोनों कॉपी कैसे कर सकते हैं। बैंक लगता है कि आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर ये देख हेड मिनिस्टर उन दोनों को वापस भेज देती है। फिर जब हेड मिनिस्टर लिन की वर्कआउट शीट को चेक करती है तो देखती है कि उसने सेट ए के आंसरों को भी वर्कआउट किया है। वो फिर से लिन को बुलाकर कहती है कि तुम्हें तो सेट बी के क्वेश्चन मिले थे, तुमने ए के क्यों सॉल्व किया, जल्दी बताओ तुमने ऐसा किया तो क्यों किया। ऐसा कहते ही बैंक टीचर को बताता कि उसने पैसों के लिए ये सब किया है। और फिर पेनो क्लास और उसके जरिए पैसे कमाने के पता चलते ही हेड मिनिस्टर लिन के डैड को बुलाकर कंप्लेंट करती है और उन्हें भी बहुत ही भला बुरा कहती है। इतना ही नहीं बल्कि अब वो लिन की स्कॉलरशिप को भी कैंसिल कर देती है और कहती है कि अब वो सिर्फ बैंक को ही स्कॉलरशिप एग्जाम देने के लिए भेजेंगे। तुमने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। और इस बातों से नाराज होकर रोकर लिन अपने घर जाती है। घर में डैड उसको खूब डांटते हैं और उसके कमाए हुए पैसों को लौटाने के लिए कहते हैं और उसने जो कपड़े खरीद कर दिए थे उसको निकाल कर फेंक देते हैं। फिर दिखाते हैं कि लिन को कॉपी करने वाले स्टूडेंट को कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उन्हें वो जवाब दे रहे होते हैं। इसका मतलब वो बड़े एग्जाम में कॉपी कर ये सब फंस गए हैं। अब कहानी कंटिन्यू होती है जहाँ ग्रेस पेट के पेरेंट्स को मिलने के लिए आई होती है और वहाँ पर सब डिनर करते हैं। पेट के पेरेंट्स ग्रेस को कहते हैं कि पेट को फॉरेन कंट्री के लिए 1 साल स्टडी के लिए प्राइवेट कॉलेज में भेज रहे हैं, वहाँ उसे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। पेट तुम्हारे साथ रहकर बहुत ही अच्छी पढ़ाई करने लगा है और अच्छे स्कोर भी लाता है, तुम भी उसके साथ जाकर पढ़ोगी तो अच्छा ही रहेगा और तुम्हारे सारे खर्चे को भी हम ही उठाएंगे। तुम बस इसके साथ रहकर इसके एग्जाम को पास करवा दो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। आगे चलकर हम तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। फिर ग्रेस जाकर लिन से एग्जाम में पास होने के लिए उसकी हेल्प मांगती है। उस बड़े एग्जाम में चीट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, इसलिए लिन पहले उसको मना कर देती है, लेकिन कुछ समय बाद वो मान जाती है क्योंकि उसने चीटिंग करने का बहुत ही अच्छा तरीका सोचा होता है। और वो ये है कि वर्ल्ड के सारे स्टूडेंट इस एग्जाम को सभी एक वक्त पर ही लिखेंगे, लेकिन वर्ल्ड की सभी कंट्री अलग अलग टाइम जोन में है। टाइम जोन के हिसाब से देखा जाए तो इस एग्जाम को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सेंटर पर सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा और इनके थाईलैंड में एग्जाम स्टार्ट होने से 4 घंटे पहले ही सिडनी में स्टार्ट हो जाएगा। तो लिन उनसे कहते हैं कि मैं सिडनी में जाकर एग्जाम दूंगी और वहां से क्वेश्चनों को मेमोराइज करके या फोन में टाइप करके आप लोगों को भेज दूंगी, लेकिन उन क्वेश्चनों को वो स्टूडेंट मेमोराइज नहीं कर सकते, इसलिए वो उनके लिए एक और आइडिया बनाती है और वो पेंसिल के बार कोड के जरिए उन आंसरों को बताने का प्लान बनाती है। यानी कि पेंसिल में जो बार कोड होता है उसके लिए सेट ए के लिए सबसे थिक लाइन होगी, बी की लाइन ए से कम, सी की लाइन बी से कम और डी की सबसे स्लिम लाइन होगी। वो कहती है कि इस तरह पेंसिल पर बारकोड लगाए हुए रेडी करने पर तुम लोग इस एग्जाम में इजीली सही तरह से क्वेश्चन मार्क कर पाओगे। वो कहते हैं कि इसके लिए तुम जितने हो सके उतने क्लाइंट को ऐड करते जाओ, इससे टोटल मिलने वाले पेमेंट से भी तुम दोनों को शेयर मिल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि सारे आंसरों को पहले मार्क करके उनको वर्कआउट करके मोबाइल में टाइप कर इनको भेजना होगा और इन सब के लिए वो एग्जाम टाइम काफी नहीं होगा। ये उन आंसरों को वर्कआउट करने के लिए मुझे एक और जीनियस की जरूरत है और ये सिर्फ बैंक ही कर सकता है। मैं एग्जाम के आधे आंसरों को मेमोराइज कर लूंगी और बाकी के बचे को बैंक कर लेगा और पैसों का कुछ हिस्सा हम उसको भी दे देंगे। अगर इसके लिए बैंक राजी होगा तो ही ये प्लान वर्क करेगा, नहीं तो इस प्लान को कैंसिल करना होगा। अगले दिन बैंक के स्कॉलरशिप के एग्जाम का डेट आता है, तभी एक ग्रुप आकर उसको खूब मारता है और उसे एक गार्बेज में डंप कर देता है। इस वजह से वो स्कॉलरशिप एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी को खो बैठता है। असल में बैंक की माँ लॉन्ड्री का काम करके उसको पढ़ा रही होती है। बैंक अपनी माँ के लिए अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके वो चांसेस मिस हो जाते हैं। ये सोचकर वो बड़ा ही उदास रहता है। उस समय लिन बैंक से मिलने के लिए आती है, कहती है कि सॉरी तुम उस एग्जाम को नहीं दे पाए, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो और प्राइवेट कॉलेज में जाकर अच्छी स्टडी कर सकते हो और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस ड्रेस पर आ जाना। और वो भी उस ड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां जाने पर लिन उसको सभी कुछ समझा देती है। तो तब बैंक अपने शेयर के बारे में पूछता है तो लिन उसको कहती है कि तुम्हें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर वो लिन से पूछता है कि तुम्हारा शेयर कितना है। उसके बाद लिन कहती है कि मेरा शेयर 20 लाख है। ये सुनते ही बैंक शॉक हो जाता है। अब वो प्रैक्टिकली हर चीज को प्लान करना शुरू कर देते हैं, जानने की कैसे बात करनी है, कैसे एग्जाम देना, इसी बातों को सभी तरह से पहले ही प्रिपेयर करके रखते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अगर एग्जाम में चीटिंग करते वक्त पकड़े गए तो उनको क्या जवाब देना है ये भी प्रैक्टिस करते हैं। कई बार पकड़े जाने पर क्या करना है इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। अगर लिन पकड़ी जाती है तो उसको क्या जवाब देना है ये भी प्रैक्टिस करते हैं। फिर लिन पैट से पूछती है कि अगर बैंक पकड़ा गया तुम क्या जवाब दोगे। अब पैट एक्टिंग करते हुए कहता है कि नहीं मेरी और उसकी नहीं बनती,
इसलिए वो झूठ कह रहा है। और इसी के बीच वो बैंक के बारे में कुछ गलत बातें बोल देता है। उसी फ्लो में वो कह देता है कि बैंक को किसी ने मारकर गार्बेज में फेंक दिया था। ये सुनकर बैंक गुस्से में आकर पेट से लड़ाई करने के लिए आता है, क्योंकि असल में गुंडों को बेचकर बैंक मारने का प्लान आखिरकार पेट ने ही किया था। और ये बात बैंक ने पहचान ली कि बैंक ने सबको बताया होता है कि किसी ने उसको मारा है, इसलिए वो एग्जाम नहीं दे पाया। लेकिन उसने गार्बेज वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी। और ये सब समझते ही बैंक बहुत गुस्सा हो जाता है। तब लिन कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और बैंक नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो खुद ही लिन से मिलने के लिए आता है और कहता है कि जो हो गया सो हो गया, मुझे अब पैसे चाहिए, हमें ये चीटिंग करनी ही होगी। फिर वो दोनों अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सिटी में जाते हैं। उस एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन को 45 मिनट में कंप्लीट करना होगा। उन 45 मिनटों में वो दोनों सारे आंसरों को कर लेते हैं। उसके बाद जो 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में दोनों बाथरूम में जाते हैं। उनके फोन को उन्होंने प्लास्टिक कवर में रैप करके बाथरूम के फ्लैश में डाला होता है। बाथरूम में जाते ही उस फोन को निकाल कर लिन सारे आंसरों को टाइप करके भेज देती है। लेकिन बैंक आंसरों को नहीं भेजता, बल्कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता है कि मुझे एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे तुमको, फिर ही मैं तुमको आंसर बताऊंगा। इसी सिचुएशन में जब वो ऐसी धमकी देता है तो सारे स्टूडेंट टेंशन में आ जाते हैं। तब एक स्टूडेंट मैसेज करके कहती है कि मेरे पास अभी सिर्फ 4 लाख रुपए हैं, तो वो पैसे मैं तुमको भेजती हूँ, तुम प्लीज आंसर भेज दो। फिर वो पैसे मिलने पर आंसर को टाइप करके भेज देता है। जहाँ ये दोनों पेंसिल को रेडी करने से लेकर पर आंसरों के लेबर भरकर स्टिक करना, उन पेंसिलों को एग्जाम देने वाले स्टूडेंट तक पहचाना, ये सब काम को फटाफट निपटाते हैं और स्टूडेंट को एग्जाम हॉल तक पहुंचाने के लिए बाइक ड्राइवर को भी रख लेते हैं। अब सिडनी में ये दोनों सेक्शन 1 के आंसरों को भेजकर वापस आकर नेक्स्ट सेक्शन के एग्जाम को लिखते हैं। उस एग्जाम की ब्रेक में फिर से बाथरूम में जाकर आंसर को टाइप कर भेजते हैं। लेकिन इस समय बैंक फंस जाता है। वो बहुत देर तक बाथरूम में होता है, जिससे सुपरवाइजर हाईएस्ट स्टाफ को कंप्लेंट कर देता है। और इस एग्जाम का काउंसलर वहाँ पर आता है। वो डोर नॉक करते हुए उसको कहता है कि तुम अब डोर ओपन नहीं करोगे तो मैं डोर तोड़ दूंगा। और ऐसे गुबराह देने वाले सिचुएशन पर भी वो सारे आंसरों को भेज देता है और फटाफट सारी मोबाइल की हिस्ट्री क्लियर कर देता है। जब वो फ्लैश टैब को ओपन करता है तो वो नीचे गिरकर ही टूट जाता है और उसका एक पीस बाहर जाकर काउंसलर के पास गिरता है। इससे उन्हें शक होने लगता है। वो फोन को टॉयलेट में डालकर फ्लश करने की कोशिश करता है, पर फोन सही तरह से फ्लश नहीं होता। और उसके बाद काउंसलर दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और बैंक को चीटिंग करते हुए पकड़ लेता है। और वहाँ पर लिन भी सभी आंसरों को भेज देती है। उस फोन को वापस वहाँ पर रखने का समय नहीं होता, क्योंकि बाथरूम के बाहर भी एक सुपरवाइजर उसको वापस आने के लिए कह रही होती है। इसलिए वो फोन को अपने शू के अंदर रखकर बाहर आ जाती है। अब वो सोचती है कि एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले चेकिंग होगी, अगर चेकिंग हो गई तो वो पकड़ी जाएगी। इसलिए वो ड्रिंकिंग वाटर के कैब में उस फोन को जल्दी से छुपा देती है और पानी पीकर वहाँ एग्जाम हॉल में जाकर बैठ जाती है। अब एग्जाम के आखिरी सेक्शन के आंसर लिखने होते हैं। अब बैंक के पकड़े जाने पर लिन को घबराहट होती है। वो सेक्शन के दौरान बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती और वो ज्यादातर आंसरों को मेमोराइज नहीं कर पाती। इससे वो पियानो क्लास याद आती है। वो आंसरों को सॉन्ग की तरह बनाकर मेमोराइज कर लेती है। वो पेंसिल को जानबूझकर मुंह में डालकर क्वेश्चन शीट पर वोमिट करती है और कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जहाँ से जाना है। ऐसा कहते हुए वो हॉल से बाहर निकलती है। उसी समय लिन के डैड उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, क्या तुम फिर से कोई चीटिंग कर रहे हो। इस तरह से कई सवाल करने लगते हैं। तब उसके फोन पर आंसरों के मैसेज आने लगते हैं। अब लिन के डैड उनके फोन को लेकर मैसेज को ना पढ़े, इसलिए वो झूठ बोल देते हैं। कहते हैं कि लिन और बैंक दोनों लवर्स हैं, एक ड्रीम प्लान करके ऑस्ट्रेलिया के लिए गए हैं। और ये सुनकर लिन के डैड शॉक हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लिन जहाँ से अपने फोन को लेकर भाग जाती है। तब सामने काउंसलर को देखती है। तब वो एक रूम में शिप जाती है और फिर भागकर एग्जाम सेंटर से बाहर निकल जाती है। चलते समय वो फोन में आंसरों को टाइप कर ही रही है। रेलवे स्टेशन में आकर वो आंसर को टाइप कर रही होती है। इस तरह वो सभी आंसरों को टाइप करके भेज देती है और फिर सामने देखती है कि वहाँ पर एग्जिट की बोर्ड लगी हुई होती है। अब पीछे से उसको काउंसलर भी फॉलो करते आ रहा होता है। वो फिर से एक कमाल का प्लान बनाती है। पास में होने वाले फूड मशीन से कुछ कोइन डालकर खाने का सामान निकालती है, एक साथ मुंह में ठूस लेती है और उस मोबाइल को कवर में रखकर वहाँ पर ही रख देती है। काउंसलर जब उसके पास आता है तो वो उसके सामने वोमिट कर देती है। वो उसको कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए वो वहाँ से तेजी से भाग गई थी, क्योंकि मुझको फटाफट घर जाना है। अब उसके भागने का रीजन भी वैलिड है, उसके पास मोबाइल भी नहीं है। इसका मतलब अब उस पर कोई भी शक नहीं कर सकता। लेकिन अपने आंसर शीट पर वोमिट करने से वो उस एग्जाम में पास नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी आंसर शीट खराब हो गई है। फिर जहाँ जे दोनों पेंसिल्स को रेडी करते हैं, आंसरों के लेवल को बनाकर उसमें वहाँ पर स्टिक कर देते हैं। फिर स्टूडेंट अपने अपने ड्राइवर के साथ उस एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं और सभी स्टूडेंट उस एग्जाम को कर देते हैं। इन अकेली आकर एयरपोर्ट पर उतरती है और उनसे अपने आंसर शीट खराब होने के बारे में बताती है और बैंक के फंस जाने के बारे में बताती है। और वो कहती है कि बैंक ने पूरा ब्लेम खुद पर ही लिया है, उसने हम में से किसी का भी नाम नहीं लिया है और बैंक को अब ब्लैक लिस्ट कर दिया है और वो इस एग्जाम को फ्यूचर में कभी भी नहीं दे पाएगा। ये कहकर वो बहुत ही सैड हो जाती है।
और उसके सामने उसके डैड आकर खड़े हो जाते हैं और उसको घूरते हुए पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। और लिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि उनसे क्या कहना है। तो डैड पूछते हैं कि तुम और बैंक प्यार करते हो, इस बात को तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया और तुम दोनों ऑस्ट्रेलिया तक चले गए। तो ठीक है, अब तुम बैंक को साथ लेकर चलो, हम डिनर करते वक्त आगे बात करेंगे। इतने अच्छे डैड को झूठ को बोला, वो ये सोचकर हक करती है, उसको रोने लगती है। अब वो उनको सब कुछ बता देती है और यहाँ पर सभी स्टूडेंट इनकी हेल्प से एग्जाम देने वाले पास हो जाते हैं क्योंकि सबने सेम आंसर लिखे होते हैं। इन सभी बातों को अपने डैड को बताकर शेयर वाले पैसे लेने से इनकार कर देती है। उसके फ्रेंड उसको कहते हैं कि तुम अपने पैसे तो ले लो क्योंकि बैंक ने भी अपने शेयर के $2 मिलियन ले लिए हैं। इस पर लिन साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। फिर उनकी चीटिंग करने वाली बात उनके स्कूल तक पहुंच जाती है और लिन और बैंक को उस स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। और फिर लिन एक स्कूल टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करती है और वो एक मीडियम सैलरी वाली जॉब होती है। उतने पैसे काफी हैं ये सोचकर वो टीचिंग की जॉब करती है। और एक दिन बैंक लिन को उसको मिलने के लिए मैसेज करता है और वो भी वहाँ पर जाती है और देखती है कि अपनी माँ के लॉन्ड्री के काम को आसान करने के लिए बैंक ने कई सारी वॉशिंग मशीन खरीद रखी होती है। बैंक उसको कहता है कि हमने सिर्फ एक ही एग्जाम दिया है। इस तरह जीटीए और पीटीए नाम के एग्जाम भी होते हैं और इन एग्जाम को ढेर सारे स्टूडेंट भी लिखते हैं। अगर इन स्टूडेंट को हम हेल्प करते हैं तो हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। जाने की अब बैंक जो अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था वो अब पूरा बिगड़ गया है। लेकिन लिन उसको कहती है कि मैं अब तक बहुत गलतियां कर चुकी हूँ, आगे उन गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहती। अब मैं नहीं कर सकती और तुम मुझको छोड़ दो। ये कहने पर बैंक उसको ब्लैकमेल करते हुए कहता है अगर तुम मुझको चीट करने में हेल्प नहीं करोगी मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ मिलकर उस एग्जाम में चीटिंग की थी। और लिन उसको कहती है कि तुम्हें जो करना है करो। और फिर बैंक उसको फिर से ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की कि मैं उन सभी बच्चों के नाम बता दूंगा जिनको तुमने चीटिंग करते हुए पास कराया है और इस तरह से उनकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। और इस पर लिन कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो। जे कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लिन इस ब्लैकमेल को सुनकर बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। अब दोस्तों इस सीन को याद रखिए क्योंकि इस सीन के बाद आने वाले मूवी के क्लाइमैक्स को मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद इस मूवी का क्लाइमैक्स इस तरह भी हो सकता है। ये सोचकर मैंने अपना एक क्लाइमैक्स बनाया है। दोनों क्लाइमैक्स में आपको मेरा क्लाइमैक्स अच्छा लगा ना डायरेक्टर का कमेंट में मुझको जरूर बताना। डायरेक्टर के क्लाइमैक्स को देखते हैं। लिन उसके ब्लैकमेल को इग्नोर करके बोल देती है कि तुम्हें जो चाहे करना है करो और वो घर जाकर अपने डैड से सभी बातों को शेयर करती है जहाँ पर बैंक भी सबकी पोल खोल देता है। लेकिन लिन के डैड उसको कहते हैं कि तुम घबराओ मत, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जे कहकर उसको हिम्मत देते हैं। फिर आगे चलने वाले सभी इन्वेस्टिगेशन में उसके डैड भी उसके साथ जाकर उसकी हेल्प करते हैं। इस तरह इन्वेस्टिगेशन चलते रहने पर ये मूवी जहाँ पर ही खत्म होती है। अब मैं अपने सोचे हुए क्लाइमैक्स को बताता हूँ। क्लाइमैक्स ये है कि बैंक जब दूसरी बार उसको ब्लैकमेल करता है तब लिन सोचते हैं कि अब तक तो काफी गलतियां कर चुके हैं तो आखिरी बार एक और गलती कर देती हूँ। फिर वो बैंक के ब्लैकमेल से डरकर उसको हाँ कर देती है। फिर वो सभी ये बातें जाकर अपने डैड को बता देती है और कहती है कि बैंक मुझे ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है, इसके अलावा मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है डैड, मुझे मेरे फ्रेंड्स को बचाना ही होगा। अपनी फ्रेंड की लाइफ खराब नहीं करना चाहती और इस बार मैं झूठ कहकर आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको सब कुछ सच सच बता रही हूँ। तो इसके बाद उसके डैड उसको कहते हैं कि चलो ठीक है बेटा आखिरी बार तुम ये सब कर लो, पर उसके बाद नहीं। जे कहकर उसके डैड उसके प्लान में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि डैड कई सालों से टीचिंग कर रहे थे इसलिए उनको काफी एक्सपीरियंस भी है और डैड भी उसके साथ मिलकर टीचिंग का प्लान बनाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना और हमारी